नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 10वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम याद करने का प्रयास करेंगे संविधान के 22 भागों को। यदि आप यह व्याख्यान सुन ले तो संविधान के जो 22 भाग हैं उनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और एक बार पढ़ने के बाद आपको जो 22 भाग हैं वह याद रह जाएंगे। स्टडी में मेरी ज़्यादातर सलाह रही है कि किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको रटना अति आवश्यक होता है। चूँकि भाग जो कि संविधान के 22 भाग हैं, भागों के बारे में सीधे तौर पर वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी चीज़ किस भाग से आती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि उन भागों के लिए हमें याद रखना अति आवश्यक है। 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों के अंतर्गत आते हैं। यदि आप 395 अनुच्छेद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान में पढ़ने के लिए, वही है। और यदि आपको यह याद हो जाते हैं तो हमारे लिए सारे संविधान से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाती है। और हम इनको याद करने के लिए इनको भागों में बांटते हैं और हम देख सकते हैं कि जैसे ही आप 22 भागों का अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत आने वाले विषयों का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि संविधान किस प्रकार लिखा गया, जो कि यह पार्ट बाय पार्ट में विभक्त है। इन विभक्त भागों के लिए आप पढ़कर संविधान को एक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। और यह जो चीज़ है वह रटने की है, लेकिन यदि हम ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ते हैं तो आप आसानी से इसको ऑटोमेटिकली बातों के माध्यम से याद कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज के व्याख्यान में क्या है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि संविधान में 22 भाग हैं और एक के बाद हम इसका अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद व उनके नामों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको एक चीज़ समझनी है, आपको भाग की जो संख्या है कि एक भाग और उससे संबंधित कार्य को समझना है। एक छोटी सी बात, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संविधान का जो एक भाग है वह संघ और उसके क्षेत्र की बात करता है। तो 1 से 4 तक संघ और क्षेत्र की बात होती है। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि संघ को हम किस प्रकार याद रखें। आपको बस केवल इतना याद रखना है कि जैसे आप एक लिखते हैं तो संविधान एक की चर्चा हो रही है, ये हमारा एक है। तो संविधान बनाने वालों ने संविधान इसलिए बनाया क्योंकि जो भारत के क्षेत्र में जो यहाँ पर इनके विरुद्ध दुर्व्यवहार हो रहे थे उन सबको एक किया जाए और एक संविधान का निर्माण करके भारत को एक संविधान में सारे व्यक्तियों को पिरोया जाए। तो हमारे लिए हमारा कर्तव्य है कि हमें एक साथ में रहना है। तो एक से आप याद रखें, साथ में रहने वाला, एक संघ में रहना है। संघ का अर्थ ही होता है कि साथ में रहना, यानी अब कहीं हम जाते हैं तो इस प्रकार के शब्द का संग वो करते हैं, संबोधन करते हैं कि संघ में रहना है। तो एक संघ में रहना है। तो एक से आप याद रखिए कि एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। जो भी भारत का क्षेत्र है, एक क्षेत्र के व्यक्तियों को एक संघ में रहना है। भाग 2 की बात करें तो यहाँ पर नागरिकता आती है। तो यहाँ से हम नागरिकता को याद कर सकते हैं कि हमारे लिए जैसे ही हमारा संघ का निर्माण हुआ, हमारा भारत एक हुआ और भारत के लोग एक नागरिकता के साथ जुड़ने के लिए उनको तैयार किया गया। चूँकि संविधान बनाने की बात हो रही है, इसमें छोटी छोटी सी बातों के लिए इंक्लूड किया गया है। कोई भी यहाँ पर ऐसी संभावना ना हो कि यह क्षेत्र विखंडित हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही संघ का निर्माण होता है, संविधान में संघ का निर्माण होता है, तो वहाँ पर बैठे हुए जो व्यक्ति थे, सदस्य थे, तो सदस्यों के द्वारा कहा गया कि हमें आपने एक तो कर लिया, लेकिन हम पता आपको मतलब कैसे डिफाइन होगा कि हम एक हैं। तो उन्होंने नागरिकता का कॉन्सेप्ट लाया। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार उनके जो यहाँ पर मेंबर्स हुआ करते थे तो मेंबर्स ने कहा नागरिकता दो, नागरिकता दो। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि नागरिकता शब्द तो है ही, अब हमारे लिए नागरिकता दो। तो 2 से आप याद रखना है कि 2 में नागरिकता का प्रावधान है और जो कि 5 से 11 तक आता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए, हमने नागरिकता को याद कर लिया। अब बात आती है मौलिक अधिकारों की। हमारे पास संघ का निर्माण हो गया, संघ में उसका क्षेत्र आ गया और इसके बाद हमारे लिए नागरिकता भी प्राप्त हो जाती है। अब बात यहाँ पर उठने लगी कि हमारे पास संघ तो है और हमारे पास नागरिकता भी है, क्योंकि हम भारतीय हैं। अब हमारे लिए कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिनसे हम अपना कार्य कर सकें।
जैसे कि घूमने फिरने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है। यह सब बातें 12 से 35 तक दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 को आपको इस प्रकार याद रखना है कि एक एक तो इस प्रकार से है और 2 है तो 2 इस प्रकार से है। यहाँ पर नागरिकता 2 की बात हो रही है। और 3 को आप याद रखना है कि जैसे ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो हम कैसे भी रह सकते हैं। तो 3 का आकार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का आकार होता है, यानी हम कैसे भी अपने देश में हंस खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे लिए स्वतंत्रता की बात यानी मौलिक अधिकारों की बात, मौलिक अधिकार जिस देश में अच्छे होते हैं वहाँ के लोग स्वतंत्र होते हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। तो 3 से हम समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, जो कि 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं। अब आ जाए हम 4 पर। तो 4 में हम समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए, नीति निर्देशक तत्वों का यह तात्पर्य होता है कि किसी भी देश में जो यहाँ के नागरिक हैं उनके भले के लिए, उनके विकास के लिए राज्य के कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं कि उनके लिए रोजगार मुहैया करवाया जाए और रोटी कपड़ा मकान एवं इसके साथ जीवन यापन की व्यवस्थाएं की जाए। तो उनके बारे में जो अध्ययन है वह नीति निर्देशक तत्वों में किया जाता है, जो कि 36 से 51 तक आते हैं। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीति पूर्वक कार्य करना है। और 4 को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि 4 का जो आकार है वह इस प्रकार से बनता है। एक लाइन सीधी खींच दी, एक लाइन ऐसी खींच दी और एक ही दी सीधी। तो यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार से सीधी सीधी लाइनों के माध्यम से हमने 4 को बना लिया। तो 4 में आप याद रख सकते हैं कि हमने नीति पूर्वक 2 डंडे लेकर और एक आड़ा डंडा लेकर 4 का निर्माण किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 4 से आप नीति निर्देशक तत्वों को समझ सकते हैं। 5 की बात करें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 51 तथा 51A में मौलिक कर्तव्यों की बात होती है। तो मौलिक कर्तव्यों पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही आपको 51 यदि याद रह जाता है तो 51 से आप देख सकते हैं कि जैसे भी हमारे घर के व्यक्ति जो कि बुजुर्ग होते हैं, उनकी उम्र जो कि 50 से ऊपर हो जाती है, तो हमें उनसे किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कार्य नहीं देना चाहिए और हमारा कर्तव्य है कि उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि वह अपना जीवन यापन करने के लिए यदि वह काम कर रहे हैं और परिश्रम करना पड़ रहा है जिससे उनकी शारीरिक स्थिति और दुर्बल हो रही है, उस चीज़ को बचाने के लिए हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार आप 51 से यहाँ पर समझ सकते हैं कि 5 में मौलिक कर्तव्यों की बात होती है, यानी हमारे कर्तव्यों की बात हो रही है। यानी 51 से ऊपर की बात मैंने इसलिए कही है ताकि आपको कर्तव्य याद रह जाए। तो इस प्रकार आपने समझा। एक बार स्लाइड को बंद कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए 1 से लेकर 5 तक, और आंखें बंद करके देखने का प्रयास कीजिए कि 1 में किस चीज़ की चर्चा की हमने। 1 में चर्चा की संघ और उसका राज्य क्षेत्र, एक सीधा हमें एक संघ में रहना है। 2 में बात हमने की जैसे ही भारतीय क्षेत्र के लोगों के लिए संघ का निर्माण हो जाता है तो वो नागरिकता की बात करते हैं वहाँ के संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, तो उनके द्वारा की जाती है कि अब नागरिकता 2, यानी 2 में नागरिकता का प्रावधान है। 3 में हम देख सकते हैं कि हमारे लिए और स्वतंत्रतापूर्ण अधिकारों को प्राप्त हुए, तो उनमें हम देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की बात 3 में की जाती है, जो कि 12 से लेकर 35 तक आते हैं। संघ आता है 1 से लेकर 4 तक, और दूसरी नागरिकता आती है 6 से लेकर 11 तक, और मौलिक अधिकारों की चर्चा होती है 12 से लेकर 35 तक। अब 36 से लेकर 51 तक हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, यानी 4 में हमने नीति निर्देशक तत्व 4 को हमने सीधे बनाया, तो नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है। 5 में हमने समझा कि जो कि 51 भाग से रिलेटिव है, तो यहाँ पर हमने समझा कि कर्तव्यों की बात हो रही है। कोई 50 से ऊपर जाता है यानी 51 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो उससे काम नहीं लेना चाहिए, उसको एक्सरसाइज करानी चाहिए, शारीरिक स्थिति उसकी अच्छी बनी रहे। और आगे देखते हैं 6A, मतलब 6A की बात यहाँ पर होती है। तो संघ तो बात होती है जो कि भाग 6 है। भाग 6 में हम संघ की बात करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने संघ बना लिया तो संघ, यदि आपका संघ अच्छा नहीं है तो आपके कार्य विफल हो सकते हैं। यानी अच्छे संघ की बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। अच्छा से शब्द निकल कर आता है 6। अच्छा संघ जब कहलाता है तब वह टूटे ना या अटूट रहे। तो हमारा जो विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत देश बना हुआ है वह एक अच्छा संघ माना जाता है।
75 वर्षों के अनुभव में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने जो कि विखंडित हुआ हो या यहाँ से भारत से अलग होकर किसी दूसरे देश में शामिल हुआ हो या किसी दूसरे देश के द्वारा भारतीय क्षेत्र में अधिकार कर लिया गया हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अच्छे संघ की बात 6 में होती है। भाग 7 पर आ जाएं तो भाग 7 में हम देख सकते हैं राज्य की बात होती है। यानी हमारे लिए जो यहाँ पर हम 7 से समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारे राज्यों का निर्माण हुआ तो राज्यों के निर्माण में हम देख सकते हैं कि राज्यों को एक महत्व दिया गया, इनके लिए एक जिम्मेदारी दी गई कि कैसे भी करके आपको सामंजस्य बनाकर एक साथ रहना है और संघ में शामिल रहना है। तो एक साथ रहने की बात कहाँ पर की गई, तो साथ रहने की बात राज्य में राज्यों के लिए साथ रहने की बात की गई। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा कि राज्य की बात हो रही है। 8 भाग 8 को आप किस प्रकार याद रखें। 8 को याद रखने के लिए आपके लिए एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि कोई वीआईपी पर्सन है तो उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों की ठाठ होती है। यानी अब मान लो कि हमारा एक देश वीआईपी पर्सन है, यानी भारतीय क्षेत्र एक वीआईपी पर्सन है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे बने जिनको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यानी यहाँ पर सीधा केंद्र रूल करता है, यानी इन राज्यों की ठाठ है। जो भी 90% जो भी खर्चा है केंद्र के द्वारा इनको दिया जाता है और बाकी राज्यों के लिए 70% खर्चा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात कि इसमें की गई है, 8 में की गई है। 9 की बात करें तो 9 से आपको याद रखना है नौ पंचायत। इसमें आप ताऊ जी को याद रखिए। एक ताऊ जी थे, उनके लिए 9 वर्षों से सोच रहे थे कि 9 बार पंचवर्षीय उन्होंने पंचवर्षीय में फॉर्म भर चुके थे और बार बार विफल हो रहे थे, वह चुनाव नहीं जीत रहे थे। फिर उनसे पूछा गया कि ताऊ जी इस बार चुनाव लड़ना है, तो बोलने लगे नो पंचायत, अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हम बहुत बार हार महसूस कर चुके हैं, बहुत ही बेइज्जती हो चुकी है, तो हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तो 9 से आप याद रखिए, भाग 9 से नो पंचायत। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी याद रखना है, आप एक बार देख लीजिए इसे कि 6 में जो संघ की बात होती है वह 52 से लेकर 151 तक होती है। यानी यहाँ तक आपने यदि याद रख लिया है तो 151 भाग तक क्या है वह आप समझ चुके हैं। 1 से 4 तक संघ की बात की, 5 से 11 तक नीति निर्देश जो की नागरिकता की बात की, नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, 36 से 51 तक कर्तव्यों की बात की, नीति निर्देशक तत्वों की बात की, 51A में कर्तव्य की बात की, और आगे देखी तो संघ में आ गया हमारा 52 से लेकर 151 तक। राज्य में जो बात की हमने 152 से 237 तक, तो यहाँ पर हम 237 तक आ चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात 338 में की गई है और यह हम देख सकते हैं कि इसे निरस्त भी कर दिया गया है 1956 में। आगे देख सकते हैं कि पंचायत की जो हम बात कर रहे हैं, 9 पंचायत जो कि ताऊ जी चुनाव हार चुके थे, तो 9 में इनके लिए कहा गया कि 9 पंचायत। 9 से आप 9 को याद रखिए, ए की 9। 9A में जो बात की जाती है, अब हम देख सकते हैं कि पंचायत की जहां बात होती है 3 टायर सिस्टम में, तीसरा टायर जो कि पंचायत को माना जाता है, यहाँ पर 3 चीज़ों की बात होती है। इसमें नगरपालिका, सहकारी समितियां एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को शामिल नहीं, जो कि पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समितियां आती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, 243 में यहाँ से पंचायत का कार्य प्रारंभ हो जाता है और 245 से 243 तक यहाँ कर बात की जाती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जहाँ पर पंचायत की बात की जाती है तो 243 से आपको याद रखना है, 243 तो है, इसके अलावा इसमें पॉइंट शामिल किए गए हैं ABCD। तो इस पॉइंट पे भी कहाँ की बात होती है, ग्राम पंचायत की बात होती है, पंचायतों की बात होती है। तो 243 फिर A आ गया, B आ गया, C D E F G H I J K L M N O P, तो यहाँ पर O तक आता है। जो ABCD के शब्द के अनुसार इतने सारे प्रावधान दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 9A के अंतर्गत, जो कि O पर हमारा जो ख़त्म हो चुका था, O के बाद P से लेकर ZG तक, यानी O के जो P है QRSTUVWXYZ, Z तक हो गया हमारा, और Z के बाद आ गया ZA ZB ZC ZD ZEFG, यानी ZG तक बात होती है नगर पालिका की।
9B में हम समझ सकते हैं कि सहकारी समितियों की चर्चा होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 243 जेड जी तक हो गया था, तो जेड एच से यहाँ पर सहकारी समितियों की बात होती है। तो जेड एच IJKLMNOPQRST यानी टी तक यहाँ पर चर्चा होती है सहकारी समितियों की। तो इस प्रकार हमने पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस विषय को समझा कि 9 में ये है कि 9 का जो 243 से लेकर 243 तक आता है। 9A जो कि नगर पालिका की बात करता है, 243P 243 जेड एस से 243 टी तक सहकारी समितियों की बात होती है। अब हम 10 में आ जाते हैं। तो 10 में क्या है? 10 में यानी हम देख सकते हैं कि यदि संविधान के किसी भी भाग की बात हो रही हो, चाहे वो अनुसूचियाँ हों, अनुच्छेद हों, किसी भी बात होती है, तो बस एक बात को आप याद रखना है, मतलब बस एक बात को याद रखना है। यहाँ पर आपको बस एक बात को याद रखना है, कहीं भी चर्चा हो, चूँकि हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया है, और इन्होंने हर एक क्षेत्र में जो कि माइनॉरिटी है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में बातों को रखा। तो 10 से आपको बस एक ही बात रह गई थी, 9 तक तो हमारा हो चुका था। अब हमारे लिए क्या इंतजार था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बात क्यों नहीं हो रही है? तो बस वो बात भी यहाँ पर होती है। तो बस से आपको 10 याद रखना है। तो 244 से लेकर 244A तक, यानी एक तो 244 यहाँ पर जो आर्टिकल है 244 आर्टिकल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें एक संशोधन हुआ होगा, यानी और भी अन्य प्रावधान जोड़े गए होंगे। तो 244A एक ही यहाँ पर बात होती है। तो वहाँ पर 244 से लेकर 244A तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात होती है। आगे देखते हैं 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। जहाँ संबंध की बात होती है, यानी किसी का जैसे विवाह होता है तो एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलते हैं, पर वो शादी होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक और एक मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर जो 11 हो रहे हैं, यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात हो रही है, जो कि 245 से लेकर 263 तक आता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ भी संघ की बात हो रही है, एक और एक के साथ मिलकर जो हमारा संघ बन रहा है, यहाँ से एक विषय जो राज्य का जुड़ा जा रहा है, एक जो केंद्र का जुड़ा जा रहा है, और केंद्र व राज्य के बीच संबंधों की बात कहाँ पर हो रही है? 11 में। 12 में आप याद रख सकते हैं कि वित्त, जहाँ पैसों से रिलेटिव कार्य होना है, वहाँ से वित्त से, वी से वित्त, वी से 12, ऐसा आप याद रख सकते हैं कि वित्त संपत्ति अनुबंध और बाद की बात कौन सा करता है? आर्टिकल 12 भाग 12। और आगे हम देख सकते हैं कि 13 व्यापार, यहाँ पर आपको याद रखना है 13 व्यापार। 13 व्यापार यानी 13 व्यापार, इसमें व्यापार की बात होती है, व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध। अंतर्राज्यीय संबंध यानी जो हमारे राज्य है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच संबंध की बात कौन सा करता है? 13। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही व्यापार होता है तो व्यापार की तो कोई सीमा नहीं होती। पता चला कि किसी राज्य में कोई प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनाया जाता है, जैसे कश्मीर में सेव का उत्पादन होता है, तो अब सेव के लिए यहाँ पर पूरे भारतीय क्षेत्र में पहुँचाने के लिए बात चलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह कई राज्यों से होता हुआ गुजरता है और व्यापार करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 13 व्यापार जहाँ भी होता है, यानी 13 से आप 13 को याद रख रहे हैं, तो 13 व्यापार जहाँ भी होता है वह अंतर्राज्यीय संबंधों की भी बात यहाँ पर होती है और व्यापार वाणिज्य की बात होती है। तो आर्टिकल आपको याद रखना है 301 से लेकर 307 तक यहाँ पर व्यापार की बात होती है। चलिए आगे देखते हैं 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये थोड़ा आपको याद रखना है। 14 से आपको याद रखना है सेवा, 14 प्रकार की सेवाएं, ये ऐसा कुछ कैटरिक बनाकर आप याद रख सकते हैं। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जो कि नौकरियां हैं, उनकी बात यहाँ पर होती है, जो कि 308 से लेकर 323 तक आती हैं। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, नौकरियों की बात यहाँ पर होती है। आगे देख सकते हैं 14A में न्यायाधिकरण की बात होती है। और हम देख सकते हैं कि 15 आपको याद रखना है कि 3 × 5 क्या होता है? 15। यानी आप याद रख सकती है, कोई भी महाजन का नाम याद रखिए जो आपके आसपास रहता हो, MLA हो, जिसने 3 बार चुनाव जीता हो।
आप इनको भी याद रख सकते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान है, वो चौथी बार जीत कर आ चुके हैं, इन्हें 3 पंचवर्षीय पूरी कर चुके हैं अपनी। तो यहाँ से निर्वाचन की बातें आप याद रख सकते हैं कि 15 में निर्वाचन की बात होती है, ये जो थोड़ा सा फिक्स है, इससे आप याद रख सकते हैं। केवल आपको याद रखना है, कैसे भी करके याद रख सकते हैं, जो भी आप ट्रिक बना सकें, लेकिन यह सही है जो मेरे द्वारा बनाई हुई है, आपको ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बस हल्का सा याद रखने की आवश्यकता है कि 15 में निर्वाचन की बात होती है, 3 पंचवर्षीय का चुनाव जीत चुके हैं। तो और आर्टिकल आपको याद रखने हैं कि 324 से लेकर 329A तक निर्वाचन की बात होती है। यहाँ से आप एक बात और याद रख सकते हैं कि 15वें यहाँ पर हम आ चुके हैं, जो कि भाग है, तो यहाँ पर 324 तक आ चुके हैं, 395 अनुच्छेद है। यानी इस व्याख्यान में आपने इस प्रकार भी समझा कि किस प्रकार हम अलग अलग भाग की चर्चा करते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन की बात किस भाग में की जाती है, तो आप 15 लगा सकते हैं। 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध संबंधित चर्चा किस भाग में की गई है, तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि वित्त यानी व्यापार, व्यापार यानी वित्त, यानी वित्त से 12 को याद रख सकते हैं। और व्यापार की जहाँ बात होती है, व्यापार वाणिज्य एवं अंतर्राज्यीय संबंधों की बात होती है, तो यहाँ पर 13 लगा सकते हैं। सेवाओं की बात होती है तो 14 लगा सकते हैं। न्यायाधिकरण की बात होती है तो 14 ही लगा सकते हैं। 15 में आप निर्वाचन याद कर ही चुके हैं। आगे देखते हैं 16। यह इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि संविधान द्वारा कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे कि हम सिख समुदाय में देखते हैं कि उनको वेपन्स, यानी जो कि वेपन्स अलाउड नहीं होते, फिर भी उनके लिए तलवार रखने की परमिशन दी जाती है, पग रखने की परमिशन दी जाती है। और हालांकि कुछ विवादों के चलते, इस प्रकार के जो कि हिजाब वगैरह के चलते, इसको जो भी संवैधानिक रूप से उनको सही लगता है वह उसकी व्याख्या करते हैं और उसे अपने संविधान में शामिल करते हैं और उनको परमिशन देते हैं। तो आगे हम देख सकते हैं कि 16 कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान की बात 16 में की जा रही है। यहाँ से एक ट्रिक है, इसको हम याद रख सकते हैं। जैसे ही हम देख सकते हैं कि कोई भी वर्ग, जैसे कि ब्राह्मण वर्ग हुआ या फिर कोई स्वर्ण वर्ग हुआ, वह 16 करते हैं। 16 का मतलब होता है जैसे कोई व्रत वगैरह करते हैं, या फिर कोई यहाँ पर वो प्रण लेते हैं कि हम इस प्रकार के कार्य नहीं करेंगे, कि कोई आलू नहीं खाएंगे, या फिर कोई भी व्यक्ति है जो बिना नहाए हुए है उसको छुएंगे नहीं। तो यहाँ पर वो 16 करते हैं, और कुछ वर्गों के लोग ही इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ पर 16 से आप याद रख सकते हैं कि 16 कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान, यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात हो रही है 16 में। कुछ वर्ग के ही लोग, यानी 16 से आपको याद रखना है। केवल यह सब याद करने के लिए किसी की मनोभावना को ठेस ना पहुँचे, इस प्रकार की मेरी जो कि वो है मनोभावना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 17 की बात होती है। अब 17 में आप याद रख सकते हैं कि जैसे ही हमारे लिए घर पे हम पे कुछ सामान वगैरह टूट जाता है, तो हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं कि हमारे लिए जब वो गुस्सा होती हैं तो गुस्से में पता नहीं कौन कौन सी भाषा में गाली देती हैं। तो यहाँ पर आपको 17 भाषाओं को याद रखना है कि 17 भाषा में गाली पड़ती हैं हमारे लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 17 में हमको याद रखना है कि भाषा की बात होती है, जो कि 343 से लेकर 351 तक आती है। 17 यानी आपको गाली ही याद रखना है, 17 गाली यानी भाषा। तो भाषा, विभिन्न प्रकार की भाषाएं भारत में मौजूद हैं, और भाषा को मेंटेन करने के लिए यह 17 में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। आपातकाल को रखने के लिए, याद रखने के लिए आपकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसमें आप याद रख सकते हैं कि न्यूरोसाइंस के मुताबिक यदि कोई बच्चा वयस्क हो जाता है, तो उसकी उम्र 18 साल की हो जाती है, तो वह परिवार से स्वतंत्र हो जाता है, और वह जैसे ही सामाजिक होता है तो वह अनैतिक कार्यों को करने लगता है। तो अनैतिक कार्य ना करे, इसके लिए घर वाले उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। जैसे ही आप 18 वर्ष के होते हैं तो आपके लिए कोई वो हॉस्टल वगैरह, या फिर आपको कोई लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, या कुछ भी इस प्रकार की बातें, मतलब
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि स्वतंत्रतापूर्ण अपने लक्ष्य को खुद निर्धारित करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे वह होते हैं जिनके लक्ष्य का निर्धारण उनकी फैमिली तथा उनके परिवार के परिस्थिति के अनुसार होता है। यदि कोई मम्मी पापा उनके डॉक्टर्स होते हैं या कोई भी होते हैं तो उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आर्मी में भी इसी प्रकार की बातें आप देख सकते हैं कि परिवार में पता चला कि पिताजी और उनके दोनों बच्चे, और फिर देख सकते हैं सारी डिफेंस में हैं। तो यहाँ पर हम आपातकाल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, किस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, और यहाँ पर संवैधानिक रूप से इस बात को समझा जाए कि परिस्थितियाँ जहाँ पर भारत में जहाँ भी परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो वहाँ पर धारा 144 है, और धारा 144 है, और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि 352, 360, 356, यह जो 3 आर्टिकल है यह जो यहाँ के आपातकाल की बात करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है 18, तो 18 को याद रखने के लिए मैंने उम्र का उदाहरण लिया। चलिए 19 आपको याद रह ही जाएगा, जिसको विविध कहते हैं। विभिन्न प्रावधान यहाँ पर दिए हुए हैं। 20 की बात करें तो 20 आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन की बात 368 में की गई है। पिछले आए व्याख्यानों में भी हमने 368 की बात की। 20 में आपको याद रखना है कि 20 में 368 यानी संविधान संशोधन की बात की गई है। यह जो आर्टिकल है यह बहुत ही पावरफुल आर्टिकल माना जाता है, क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन की बात कहाँ से होती है? 368 से। अब 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान, यानी यहाँ से आप टक लगा सकते हैं कि 21 वर्ष की है, जैसे ही आपकी आयु हो जाती है तो 21 वर्ष के बाद 18 में तो हमने ये कहा था कि चलो ठीक है, इसके बाद रिस्ट्रिक्शन भी काम नहीं करते, यानी अब रिस्ट्रिक्शन लगे फ्रस्ट्रेट हो जाता है जो बच्चा 18 से 19, 20, 21 यानी 3 वर्षों तक तो वह आपके काबू में रहता है, और 3 वर्षों के बाद तीन वर्षों के बाद जैसे वह 21 पर पहुंचता है तो वह चोरी छुपे अन्य कार्य भी करने लगता है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे कि उसको नशे की आदत लग जाती है कुछ भी। तो यहाँ पर परिवार के द्वारा क्या किया जाता है? तो यहाँ पर परिवार के द्वारा अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान, यानी उसके लिए कस्में दी जाती हैं कि बेटा ऐसा करना, अच्छे से रहना। फिर एक यहाँ पर तो 18 के पहले तो सीधे दबाव बनाकर वह कार्य किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह 21 पर पहुँचते हैं तो आप जो फैमिली है वह रिक्वेस्ट करने लगती है कि बेटा आप अच्छे से रहे। यानी यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ कम लगता है। तो यहाँ पर हमें अस्थायी संक्रमणकालीन यानी 21 को याद रखने के लिए इस प्रकार के उदाहरण लेने की आवश्यकता पड़ी हमारे लिए। तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान की बात आर्टिकल 21 में होती है, जो कि 369 से लेकर 352 तक आता है। 22 को आप याद रखिए, निरसन की बात होती है। अन्य बचे हुए प्रावधान निरसन के अंतर्गत आते हैं। 393 से लेकर 395 तक यहाँ पर बात होती है। केवल 2 आर्टिकल हैं, 393, 394, 395, 3 आर्टिकल्स में, और जो कि निरसन की बात होती है। आपने ट्रिक समझी और इसके माध्यम से आप समझने का प्रयास किया कि क्या है। और यहाँ पर हमने स्लाइड बंद कर दी है, और स्लाइड बंद करते ही आप खुद यहाँ पर अनुमान लगाइए कि आपको याद हो जाएंगे। 1 में हमने संघ की बात की कि हमारे संघ को किस प्रकार रखना है। 2 में हमने बात की नागरिकता की। नागरिकता के अंतर्गत हमने समझा कि नागरिकता जो कि सदस्य थे, सदस्यों ने कहा कि हमारे लिए नागरिकता दीजिए, तो नागरिकता 2 यानी भाग 2 की बात हो रही है। भाग 3 में हमने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, यानी व्यक्ति को जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो बिंगो टेढ़ा मेढ़ा यानी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, यानी कहीं भी हम घूम सकते हैं। अपनी फ्री स्पीच का यहाँ पर बात की गई है। शिक्षा प्राप्त करने का सभी प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। अधिकारों के बारे में एक सेपरेट लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में आप पूरे अधिकारों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। हो सकता है कि 1 से ज़्यादा भी व्याख्यान आए जिसमें आप मौलिक अधिकारों को आसानी से समझ पाएँ। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि 3 में मौलिक अधिकार की बात हो रही है। 4 में हमने नीतिपूर्वक 4 लाइनों को जोड़ा, 3 लाइनों को जोड़ा। यहाँ पर 2 लाइनें ऐसी खींच दी, 3 लाइनों को जोड़ा और नीतिपूर्वक 4 हमारा बन गया। तो नीति निर्देशक तत्वों की बात की हमने 4 में। और आप आर्टिकल को याद रखना चाहते हैं तो 1 से लेकर 4 तक संघ की बात हो गई, 4 से लेकर 12 तक 11 तक हमारी हो गई नागरिकता की बात, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात हुई, और 36 से लेकर 51 तक हमने बात की मूल कर्तव्यों की, नीति निर्देशक तत्वों की, और 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को हमने समझा। आगे देख सकते हैं 5 तक हमने अध्ययन किया। 5 के बाद 6 आता है, तो 6 में संघ की बात होती है।
अच्छा संघ, अच्छा अच्छे से आपने अच्छा याद किया, उसमें संघ की बात होती है। 7 में जैसे ही आते हैं तो हमारे लिए साथ रहना है, यानी यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है, राज्यों को साथ रहने की हिमायत दी जा रही है। 8 में हम ठाट की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी, यानी कुछ राज्यों के लिए जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है तो वहाँ पर ठाट की बात होती है। 9 में ताऊ जी 9 बार पंचवर्षीय का चुनाव यानी पंचायत का चुनाव भरते भरते थक जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आप चुनाव लड़ना चाहते, तो उनके द्वारा मना कर दिया जाता है और कहते हैं नो पंचायत, यानी चुनाव नहीं लड़ना है। यहाँ पर हमने सहकारी समितियों एवं नगर पालिका के बारे में भी अध्ययन किया, और जो कि पंचायत है वह पंचायत 243 ए 243 से 243 ओ तक आती है। ओ से हमने आगे अध्ययन किया, जो भी आपको इतना ही याद रखना है और आगे आप स्लाइड के माध्यम से याद कर रख सकते हैं। 10 पर आते हैं। अब हम 10 में बात करते हैं कि बस एक चीज़ रह गई थी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पर हमने 10 के माध्यम से उनके बारे में भी चर्चा की। 11 में हम बात करते हैं कि संघ और राज्य को एक साथ रहना है, एक और एक, तो यहाँ संघ और राज्य को एक साथ मिलाने की बात 11 में की गई। 12 में हम देख सकते हैं कि वित्त से संबंधित बात की गई। 13 में हम देख सकते हैं कि 13 व्यापार से संबंधित बातों को किया जाता है। 14 में हम देख सकते हैं कि कुछ सेवाओं की बात यहाँ पर की जाती है, कि यहाँ पर 14 में 14 प्रकार की सेवाओं के बारे में हमने ट्रिक बना के यहाँ पर याद करने का प्रयास किया। 15 में आपको याद ही है 5 × 3 को याद रखना है, तो 15 5 3 पंचवर्षीय यानी निर्वाचन की बात हो रही है। 16 में हमने देखा कि 16 में किस प्रकार कुछ लोग 16 करते हैं और जैसे कि कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो यहाँ पर कुछ जातियों के लिए विशेष उपबंध की बात 16 में की गई है। 17 में हम देख सकते हैं कि 17 प्रकार की गालियाँ हमारे लिए पड़ती हैं, जैसे ही हम कोई भी कार्य बिगाड़ देते हैं, तो 17 से आपको भाषा को याद रखना है, गाली यानी भाषा। तो और आगे हम देख सकते हैं 18 में हम रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, जैसे ही बालक 18 के होते हैं तो वहाँ पर परिवार वाले रिस्ट्रिक्शन लगाने लगते हैं कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, फालतू फालतू काम नहीं करना है। 19 में हम आगे देख सकते हैं कि 19 में हम देख सकते हैं कि क्या बात की हमने, 19 में हमारे लिए विविध की बात होती है, विभिन्न प्रकार के प्रावधान और आगे जो जोड़े गए हैं विविध की बात होती है। 20 में संविधान संशोधन की बात होती है। 21 में हमने याद रखा कि जैसे हम 21 के होते हैं तो जो प्रावधान जो 18 में हम पर आपातकाल बन के पड़े थे, अब वह कम हो जाते हैं, अब हमसे रिक्वेस्ट की जाने लगती है। 21 में हमने अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान उपबंध के बारे में अध्ययन किया, और जो 21 के बाद 22 आता है तो यहाँ पर निरसन की बात होती है, निरसन जो कि तो 393 से लेकर 395 तक आता है। तो इस प्रकार हमने व्याख्यान के माध्यम से आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक की चर्चा की, और जो कि 22 भागों में बटे हुए हैं। 22 भागों को हमने याद करने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको यह प्रयास समझ आया होगा। यदि आप अपने सहपाठियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो भी अपने आसपास रहते हैं, उनको यह सब जानकारी देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आगे के अध्ययन के लिए बने रहिए स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। और इसी प्रकार के वीडियो में लाता रहूँगा। हिस्ट्री आपकी पूरी कवर हो चुकी है। यदि आप हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहते हैं तो 104 व्याख्यान हैं, 104 व्याख्यान को आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए भारतीय इतिहास के बारे में। और जो कि पॉलिटी प्रारंभ की गई है तो पॉलिटी के अंत तक हम यहाँ पर अध्ययन कराएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको अध्ययन करना चाहिए ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।